तो आज में हम ये जानने वाले हैं पुरुष का जनन अंग। ओके, तो जैसे में मादा जनन पढ़ चुके थे। ओके, मादा जनन अंग। ओके, और आज हम पढ़ेंगे नर जनन अंग। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सभी और जितने भी जनन अंग हैं, जैसे अपने जैसे, जनन का मतलब होता है अपने जैसे बच्चों को जन्म देना ही जनन कहलाता है। तो बच्चों को जन्म में जो जो अंग सहायक होता है, जो भी उपयोग होता है, उसको हम आज इस वीडियो में देखें। ओके, कि वो कौन कौन सा अंग है जो जनन का कार्य करता है। ओके, आज जानने वाले हैं। ओके, तो आई थिंक ये जो क्लास है आपका, कह सकते हैं कि 1 मिनट 17-18 क्लास होगा शायद, ये 17वां या 14 या 15-16 ऐसी कुछ क्लास होगा। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नर जनन अंग के बारे में, जिसको हम कह सकते हैं जितने भी नर जनन तंत्र हैं उसको सभी चीज़ को हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है तस्वीर, सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये जो आपको तस्वीर दिख रहा है, यह कह सकते हैं कि पुरुष का जो नर है, पुरुष का ये छोटा सा भाग काटकर इस तस्वीर में दिखाया गया है। ओके, जो कमर के बीचों बीच रहता है, उस भाग को काटकर इसमें दिखाया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मादा का मतलब फीमेल, ठीक, और नर मीन्स मेल, ठीक, मेल यानी कि पुरुष को भी कह सकते हैं नर। तो वही नर जनन तंत्र को, नर जनन अंग को पढ़ने वाले हैं। ओके, ये आपको जो दिख रहा है, ये जो तस्वीर दिख रहा है, तो सबसे पहले हम वृषण को पढ़ेंगे, टेस्टिस को पढ़ेंगे। ठीक, टेस्टिस क्या होता है? देखिए, पुरुष के जो वृषण कोष होते हैं उसमें 2 टेस्टिस होता है, 2 वृषण होता है। अगर आप बॉयज़ होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपके शिश्न है, इसको बोल सकते हैं आप लिंग। शिश्न को इसको बोल सकते हैं आप क्या? लिंग। इसके ठीक नीचे 2 कौरी टाइप का 2 अंडे की तरह होता है, जिसको हम बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण। समझ में आ गया? वृषण किसे बोलते हैं? अभी भी डाउट है? देखिए, वृषण किसे कहते हैं? जैसे कि पुरुष में 2 वृषण होते हैं, 2, जिसको हम कौड़ी भी कह सकते हैं, जिसको हम अंडा भी कहते हैं। ठीक, 2 होता है। एक ई पाइट, जैसे कि ये जो शिश्न है, इसके नीचे 2 लटके होते हैं अधि वृषण कोष, उसमें उसके अंदर 2, जैसे कि देखिए, ये क्या है? शिश्न है, लिंग है, और इसके नीचे रहता है मांस टाइप का लटका हुआ, उसमें 2 क्या रहते हैं? अंडे रहते हैं, जिसको हम वृषण कहते हैं, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस। तो पुरुष में कितने वृषण होते हैं? 2, जिसको हम देहाती भाषा में कौड़ी या अंडा कहते हैं। ठीक, अगर इससे भी सरल एक होता है, ये पोथा, तो उसमें 2 क्या होते हैं? अंडे होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। अब देखते हैं वृषण का परिभाषा है, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक, वृषण के परिभाषा देखिए। वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है।
वृषण जो है वो पुरुष का सबसे महत्वपूर्ण जनन अंग है। जनन अंग का मतलब जैसे कि आप जितने भी प्रजाति देख रहे हैं, नन्हे मुन्ने जितने भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो बच्चे दिखते हैं वो कैसे जन्म लेते हैं। जनन का मतलब आखिर उसको जन्म देने में कौन कौन सा अंग मिला होगा, कौन कौन सा पुरुष स्त्री का अंग मिला तब वो जन्म हुआ, तो उसी को जनन अंग कहते हैं। तो वृषण जानते हैं ये जनन बहुत ही प्रमुख जनन अंग है। तो आपके मन में ये डाउट होगा कि आखिर वृषण क्यों है, ये गोलका क्यों है, ये जो है ये क्यों जनन में बच्चे पैदा करने में ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आपके मन में होगा कि ये जो शिश्न है ये आपको दिख रहा है, जिसको हम देहाती भाषा में ये बोलते हैं, ठीक। तो ये जो सबसे पहले कि बच्चे पैदा जैसे कि जनन में अपने जैसे बच्चे को पैदा करने में जैसे कि ये उपयोगी होता है, इसका उपयोग होता है, ठीक। तो आखिर ये वृषण क्यों है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग क्यों है, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। देखिए बात कुछ ऐसा ना कि वृषण में शुक्राणु होता है, ठीक, शुक्राणु, और यही शुक्राणु है जो एक बीज की तरह काम करता है, बीज की तरह। इससे ही संतान की उत्पत्ति होती है। इससे ही जब फीमेल के अंडाणु से निषेचन होता है तो एक बच्चे का निर्माण होता है। तो जो ये वृषण है उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। चलिए हम इस वीडियो में तो जानबे करेंगे। तो देखिए वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है, क्योंकि नर युग्मक का मतलब नर का जो जैसे कि नर का जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसको नर युग्मक कहते हैं। शुक्राणु नर युग्मक क्या है, शुक्राणु है, इसी में बनता है। वृषण में जानते हैं नर युग्मक मतलब शुक्राणु वृषण में ही निर्माण होता है, ठीक। तो आपसे आपके एग्जाम में आपको पूछ दिया जाएगा कि शुक्राणु कहाँ निर्माण होता है, तो आपको बताना है कि कहाँ होता है, वृषण में, अंडे में, कौड़ी में, जो पुरुष के 2 कौड़ी होते हैं उसमें, जिसको वृषण कहते हैं, जिसको टेस्टिस कहते हैं, ठीक, उसी में निर्माण होता है, ठीक। प्रत्येक पुरुष में 2 अंडाकार वृषण होते हैं। देखिए कोई भी पुरुष हो उसमें जानते हैं 2 अंडाकार होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। समझ में गया, वृषण कहते हैं। हर पुरुष में 2 होगा, जितने भी दुनिया में पुरुष हैं उसमें 2 होगा। क्या, वृषण, टेस्टिस, क्या, हाँ टेस्टिस, या कह सकते हैं कि अंडेकार 2 होते हैं, ठीक, जो दोनों जांघों के बीच होते हैं। आप तो देखेंगे, अगर आप बॉयज होंगे तो आपको पता होगा, दोनों जांघों के बीच त्वचा तथा पेशिये से बनी एक थैली में स्थित होता है। देखिए पेशिये से बने एक थैली में स्थित होता है। आप देखा होगा कि नीचे एक थैली होगा, उसमें क्या होता है, स्थित होता है, वही दोनों में स्थित होता है। जो आप पुरुष होंगे तो आपको पता होगा, उसके जस्ट शिश्न के नीचे एक थैली बना हुआ होता है। ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है ना, ये थैली है, ठीक, ये शिश्न है, इसके ठीक नीचे एक थैली होता है। अगर आप लड़के होंगे तो अच्छा से समझ में आ रहा होगा। उसमें 2 कौड़ी होते हैं, वृषण होते हैं हर पुरुष के। चलिए उस थैली को क्या कहते हैं, इसमें देखिएगा, थैली से बने स्थित होते हैं। इस थैली को वृषण कोष्ठ, स्कोटम कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको स्कोटम कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। जो थैली होता है जिसमें होता है वो उस क्या होता है, वृषण कोष कहते हैं। तथा प्रत्येक वृषण ऊपर से तंतुमय और संयोजी ऊतक के एक आवरण से ढका होता है। संयोजी ऊतक के एक आवरण से ढका होता है, और प्रत्येक वृषण में कई कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, ठीक ना। प्रत्येक वृषण में जैसे कि 2 वृषण होता है, उसमें नलिकाएं पाई जाती हैं, कुंडली की तरह नली पाई जाती है, जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। इन्हीं नलिकाओं में शुक्राणुओं का विकास होता है।
जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं, इन्हीं नलिकाओं में शुक्राणुओं का विकास होता है। देखिए आपके मन में होगा कि शुक्राणुओं का विकास, देखिए शुक्राणु क्या होता है। शुक्राणु ये है ना, ये पुरुष में पाया जाता है, जो वीर्य कह सकते हैं कि इसी से बच्चे, जब लड़की से यानी कि मादा के अंडाणु से जब शुक्राणु निषेचन होता है, तभी निषेचन होने के बाद ही बच्चे का निर्माण होता है, भ्रूण का विकास होता है। तो शुक्राणु जो है, आपके मन में ये डाउट होगा कि आखिर शुक्राणु क्या है, तो मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो लाऊंगा। ओके, तो शुक्राणु एक कह सकते हैं कि एक ऐसा पुरुष का जनन, एक ऐसा जनन अंग है जिससे बच्चे का निर्माण होता है। शुक्राणु जिस पुरुष में नहीं होगा, जिस पुरुष में अगर शुक्राणु नहीं पाया जाएगा, उस पुरुष से कभी भी एक भी बच्चा नहीं होगा, चाहे उसका शिशु, चाहे लिंग कितना भी अच्छा हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी तंदुरुस्त हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चे का निर्माण सिर्फ शुक्राणु से ही होता है। अगर जिस पुरुष में अगर शुक्राणु नहीं है, नहीं पाया गया, तो समझिए कि उससे बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। ठीक, तो शुक्राणु बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है पुरुष के लिए। तो शुक्राणु पुरुष में होता है। ओके, ये बात जान लीजिएगा। ठीक, अभी ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग जान गए कि वृषण क्या होता है। ये जो 2 अंडे हैं वो होता है। इसका PDF आपको मिल जाएगा सेम टू सेम। चलिए, अब दूसरा है अधिवृषण किसे कहते हैं। अधिवृषण किसे कहते हैं, तो आप जानिएगा कि अधिवृषण वाहिनी का एक लंबी नलिका है जो अत्यधिक कुंडली और कासी हुई नलिका के रूप में वृषण के किनारे से चिपकी होती है। देखिए अधिवृषण क्या होता है, वृषण है ना, वृषण जो गोला गोला जो 2 अंडे है, उसके भीतर किनारे से चिपकी होती है। अब देखिए कहाँ पर होता है, यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है, ये अंडा है यानी वृषण है, उसके किनारे देखिएगा ये जो है ना, ये चिपकी हुई जोंक की तरह देखिए चिपकी हुई है। ये आप दिख रहा है ना, ये चिपकी हुई है अंडा के ऊपर। देखिए अंडा के, देखिए ये इसके ऊपर इस तरह से चिपकी हुई है। देखिए मान लीजिए कि देखिए क्या है, 2 अंडा है, ठीक, 2 वृषण है, उसके ऊपर जानते हैं एक घोड़े की नाल की तरह इस तरह से चिपकी हुई रहती है, इस तरह से चिपकी हुई रहती है। उसको क्या कहते हैं, अधिवृषण। समझ में गया, उसको क्या कहते हैं, अधिवृषण। समझ में आ गया। देखिए ये जो चिपका हुआ है उसको कहते हैं अधिवृषण। समझिए, वृषण समझिए, अधिवृषण समझिए, चिपकी हुई होती है। इस रचना को अधिवृषण कहते हैं। और अधिवृषण से एक शुक्रवाहिका नामक नलिका निकलती है और अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन का योग बनते हैं। देखिए, हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक, शुक्राणु का निर्माण होता है, जो कि पुरुष का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब ये निर्माण होता है, जब बनता है, तो ये परिपक्व कब तैयार हो जाता है, कहाँ पर तैयार होता है, वो अधिवृषण में ये परिपक्व होता है अधिवृषण में। अब बताइए, एक आम फरता है और एक पकता है तब ना खाने के लिए होता है। एक आम होता है जो बच्चे से लटका हुआ रहता है, लेकिन खाने का कब वो योग होता है, खाने लायक तभी होता है जब आम पकता है। उसी तरह से शुक्राणु निर्माण होता है वृषण में, लेकिन शुक्राणु से कब बच्चा पैदा होगा, जब अधिवृषण में वो परिपक्व होगा, यानी पकेगा। परिपक्व का मतलब समझ रहे हैं, मैच्योर, उस लायक बनना। तो अधिवृषण में ही शुक्राणु का परिपक्व होता है। समझा गया ना, अधिवृषण में, इसको ध्यान से रखिएगा। तो अधिवृषण में शुक्राणु को क्या होता है, परिपक्व होता है। शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु परिपक्व होता है तथा सक्रिय होकर निषेचन का योग बनता है। समझिए ना, तब भी निषेचन का योग बनता है। निषेचन हम आपको बताएंगे, निषेचन का योग कैसे बनता है।
समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे शुक्रवाहिका। क्या पढ़ेंगे? शुक्रवाहिका। जो शुक्राणु को वाहन करता है उसको कहते हैं शुक्रवाहिका। अब देखिए इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। शुक्रवाहिका किसको कहते हैं? यह करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। इसकी दीवार मांसल एवं संकुचनशील होती है। ये मांस का बना होता है और संकुचनशील माने संकुचनशील होती है। ठीक, देखिएगा इस वीडियो में कह सकते हैं शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिका क्या है। तो ये जो नली आपको दिख रहा है ना, ये नली, ये जो आपको नली दिख रहा है, थोड़ा सा इसमें देखिएगा शुक्रवाहिका क्या है। इसमें देखिएगा ये जो वृषण से एक नली निकला हुआ है, दो नली है। ये जो नली है यहाँ पर, ये यहाँ पर मिला, ये जो नली है ना 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक, और ये जानते हैं कहाँ पर मिली होती है? शुक्राशय से मिली होती है। ये जो ये नली दिख रहा है ना, ये नली, इसको शुक्रवाहिनी कहते हैं। ये शुक्राणु को वाहन करता है और यहाँ पर संचित कर रखने के लिए शुक्राशय में ला देता है, ताकि शुक्राशय वहाँ पर रह सके, पोषण अपना भोजन कर सके और अच्छा से संचित रह सकते, माने बहुत दिन तक रह सके। ये शुक्राशय में यहाँ पर ले आने का कार्य करता है। कौन? शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिनी। ठीक, आगे पढ़ेंगे। देखिए शुक्रवाहिका आगे मूत्राशय तक जाती है तथा शुक्रवाहिका शुक्राशय से की नलिका से जुड़कर एक स्खलन नली का निर्माण करती है। ये शुक्राशय से मिल जाता है और स्खलन नली का निर्माण करती है, यानी शुक्राशय से मिला हुआ रहता है। और शुक्रवाहिका क्या है? जब वृषण से क्या करता है, शुक्राणु को यहाँ पर शुक्राशय में आकर रख देता है, ताकि वो संचित रह सके और अपना भोजन प्राप्त कर सके। देखिए हालांकि कोई भी फल होता है जब परिपक्व हो जाता है तो उसको तोड़कर कोई डिब्बा में रख दिया जाता है, ताकि वो संचित रहे, सड़े ना, गले ना, अच्छा से रख दिया। उसी तरह से जब परिपक्व हो जाता है तो वो वहाँ से शुक्राणु को जैसे वाहन करके शुक्राशय तक ले जाता है और वहाँ पर संचित कर देता है। वहाँ पर पोषण उसका होता है शुक्राणु का, और वो अच्छे से उसी में रहता है बहुत दिन तक, जैसे कि अच्छे से रह सके। तो शुक्रवाहिका का मतलब शुक्राणु को वाहन करने वाला, वाहन का मतलब ढोना होता है। ठीक, अब देखेंगे, हम पढ़ेंगे कि स्खलन नली क्या होता है। तो स्खलन नलिकाएं एक पुरस्थ ग्रंथि में प्रवेश कर जाती है। पुरस्थ ग्रंथि दोनों नलिकाएं में मूत्राशय से आने वाली नली जो होती है उसको जोड़कर मूत्रमार्ग का निर्माण करते हैं, ये स्खलन नली। हालांकि मूत्रमार्ग तो हमें जनन अंग में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक डिटेल में समझा देना चाहता हूँ। ठीक, मूत्रमार्ग, हालांकि इसमें जनन तंत्र तो नहीं है, लेकिन जनन अंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। मूत्रमार्ग क्या होता है? यह एक मांसल नली है, मांस का द्वारा बना हुआ नली है। इसमें दो सहायक ग्रंथि या पुरस्थ ग्रंथि तथा काउपर ग्रंथि नलिकाएं भी खुलती है। किसमें? मूत्रमार्ग में। मूत्रमार्ग शिष्ट के मध्य से होता है और होता हुआ मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है, और मूत्रमार्ग से मूत्र तथा वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं। मूत्रमार्ग है ना, मूत्रमार्ग से वीर्य भी बाहर निकलते हैं और मूत्र भी बाहर निकलते हैं। मूत्र का मतलब पेशाब। ठीक, समझ में ना? मूत्रमार्ग का मतलब, मूत्र का मतलब होता है पेशाब, और मार्ग का मतलब होता है रास्ता। जो मूत्र का रास्ता होता है उसी को कहते हैं मूत्रमार्ग। समझे ना? ये तो बहुत ही सिंपल नाम है। तो मूत्र का मतलब क्या होता है? पेशाब, और मार्ग का मतलब रास्ता, जिससे पेशाब जिस रास्ते से आता है उसको क्या कहते हैं? मूत्रमार्ग। ठीक, चलिए, दोनों निकलते हैं, वीर्य और मूत्र दोनों। ठीक, फिर देखेंगे पुरस्थ ग्रंथि क्या होता है। यह एक मूत्राशय का आधार पर यह स्थित छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव द्वारा
शुक्राशय द्रव मिलकर वीर्य बनाते हैं तथा पुरुष द्रव के कारण ही वीर्य में विशेष गंध होती है। पुरुष द्रव शुक्राणुओं से उत्तेजित होती है। ओके, इसको अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। काउपर ग्रंथि, पुरुष ग्रंथि के ठीक नीचे एक जोड़ी माने 2 होता है काउपर ग्रंथि ग्रंथियाँ होती हैं। यह ग्रंथि एक क्षारीय द्रव स्रावित करता है जो मूत्रमार्ग की दीवार पर मूत्र के द्वारा खुजलाहट और जलन से बचाता है और मैथुन के समय यह द्रव मादा की योनि की अम्लीयता को नष्ट करता है और तथा शुक्राणुओं को सुरक्षित रखने के लिए सहयोग करता है। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे कि शिश्न क्या होता है। ठीक, थोड़ा सा शुक्राशय आप जान लीजिएगा। शुक्राशय क्या होता है। देखिए शुक्राशय कहाँ पर होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये तो प्रोस्टेट ग्रंथि है। 1 मिनट, ये आपका प्रोस्टेट ग्रंथि है, इसमें हमको नहीं पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर देखिए शुक्राशय है। इसमें शुक्राणु का संचय होता है यानी पोषण का। तो क्या कहेंगे, जो शुक्राणु का आशय माने घर, जो शुक्राणु का घर होता है जो अपना पोषण करता है और बहुत दिन तक संचित रहता है, वो कहाँ पर आता है, शुक्राशय में। बाकी शुक्राणु का निर्माण वृषण में और उसका परिपक्व अधिवृषण में होता है। इतना जान लीजिएगा। ठीक, क्योंकि इतना ही हमें। चलिए अब देखें कि शिश्न किसे कहते हैं, जिसको पेनिस किसे कहते हैं, शिश्न। तो देखिए शिश्न किसे कहते हैं, ये पुरुष का जनन अंग है। ये 2 वृषण है, अंडे हैं। ये देखिए लंबा दिख रहा है, इसी को शिश्न कहते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो है ना, ये बड़ा बेलना टाइप के, इसको ही शिश्न कहते हैं। शिश्न का मतलब आप समझ जाइएगा। शिश्न का मतलब ये होता है, ठीक, लिंग जिससे हम सेक्स करते हैं। ठीक, शिश्न ही लड़की या मादा के योनि में प्रवेश करता है। समझ में आ गया, योनि में प्रवेश करता है। योनि का लगभग जो साइज होता है वो 7 से 10 सेंटीमीटर होता है, समझे, नली की तरह। और ये शिश्न उसी लंबाई में प्रवेश करता है और घर्षण करने के बाद इससे वीर्य निकलता है। ठीक, और उसमें शुक्राणु बहुत सारा मौजूद होते हैं। अभी बहुत सारा कहानी है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जनन तंत्र को समझे फिर अच्छा से समझिएगा। यही शिश्न है, समझ में गया। शिश्न किसे कहते हैं, ये आपको इतना समझ में आ रहा है ना। शिश्न ये है जिसको हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए तो देखिए शिश्न किसे कहते हैं, जिसको पेनिस कहते हैं इंग्लिश में। यह एक मांसल और बेलनाकार रचना है। ये मांस का बना होता है और बेलनाकार इसका रचना होता है। बेलना देखें ना, उसी टाइप का। तो ये मांस का बना होता है। जब ये पूरी तरह से कह सकते हैं उत्तेजित होता है, जब ये बोल सकते हैं कि टाइट होता है, तो ये ऐसा लगता है कि ये हड्डी से बना हुआ है इस तरह से। लेकिन ऐसा बात नहीं है, मांस की तरह वो नस टाइट होता है, तो वो बहुत ही काना टाइप के आपको नज़र आता है छूने पर। तो वो नसों की वजह से टाइट होता है, उसमें हड्डी नहीं होता है। जब ढीलापन हो तो आप देखिएगा कि वो बहुत ही मुलायम की तरह होता है। ठीक, लेकिन वो जब टाइट हो तो वो बहुत ही काड़ा की तरह होता है। तो शिश्न जो है ना वो टाइट होला। तो समझ गए शिश्न के मतलब, वो बेलनाकार रचना है। ठीक, जो पुरुष का मैथुन अंग है। आप समझिएगा कि मैथुन अंग का मतलब क्या होता है। पुरुष का मैथुन अंग, मैथुन का मतलब होता है, मैथुन का मतलब कह सकते हैं सेक्स। ये सेक्स करने का ये अंग है। जैसे कि हम लोग को काम करते हैं किससे, हाथ से, तो उसी तरह से जब सेक्स किया जाता है तो वो शिश्न से किया जाता है, यानी ये मैथुन अंग है। अब कहेंगे खाने का मुंह है, देखने का अंग कौन सा है, आँख है।
जब कोई कोई उठाते हैं, कोई काम करता है तो हाथ से, तो काम करने का अंग क्या है? हाथ है। तो वही बोल दें कि मैथुन अंग कौन है, सेक्स अंग कौन है, तो आप बोल दीजिएगा शिश्न। समझिए ना, लिंग। ठीक, चलिए, मैथुन अंग है। शिश्न का शिखर भाग ग्लांस कहलाता है। जो शिश्न का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो क्या होता है? ग्लांस कहलाता है। ग्लांस के ऊपर त्वचा एक ढीला आवरण प्रीट्यूस कहलाता है। जैसे कि ग्लांस के ऊपर जो होता है ना, त्वचा टाइप के ढीला आवरण होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रीफ्यूस। ओके। शिश्न का कार्य निषेचन के लिए शुक्राणु को, शिश्न का क्या काम है? निषेचन के लिए शुक्राणु को स्त्री की योनि में पहुंचाता है। स्त्री की योनि में। ठीक, योनि का मतलब समझ रहे हैं? स्त्री की योनि में पहुंचाता है। समझ रहे हैं? स्त्री की योनि में। ठीक, यहाँ पर होता है स्त्री की योनि। तो क्या होता है? स्त्री की जो शिश्न है, शिश्न वो महिला, औरत, स्त्री की योनि में ये शुक्राणु को पहुंचाता है। ठीक, समझ में आ गया? तो यही था आपका जन्म तंत्र शिश्न, ये लास्ट है। हम लोग सब कुछ जान गए हैं शिश्न के बारे में भी। और लास्ट जो था वो था शुक्राणु। तो हम दूसरे क्लास में हम लोग शुक्राणु के बारे में पढ़ेंगे। इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके।